हाँ जी बालकों, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। सो यार, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक तरीके से पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म कर रहे होंगे। हमने अब तक बाकी सभी चैप्टर्स को तो कवर कर लिया है, पर अब हम यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को और फॉरेन एक्सचेंज रेट को, एक दो अंडरडॉग चैप्टर्स को इकट्ठा एक साथ कवर कर रहे होंगे अब यहां से आगे। ठीक है जी, तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करते और पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म करने की इस राह में अब इसको एंड करते हैं। ठीक है जी, चलिए तो पहले बात करते हैं सब बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले ही समझो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, दो चीजें हैं। क्या है? एक तो है भारत और एक है बाकी दुनिया। एक तो है मेरा भारत, एक है इंडिया और एक है पूरा रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो जब भी हमारा इंडिया रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, कुछ सामान देना पैसे लेना या कुछ सामान लेना पैसा देना, कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, किस प्रकार का? इकोनॉमिक नेचर का। किस प्रकार का? इकोनॉमिक नेचर का। इकोनॉमिक मतलब मनी, वैल्यू, कैपिटल, एसेट्स, इन चीजों से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा होता है तो वो एक सेपरेट खाते में रिकॉर्ड की जाती है, जिस खाते को बोलते हैं, जिस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट विच प्रोवाइड्स द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देगा। किस चीज का? ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द गिवन टाइम पीरियड। ठीक है जी, कि एक साल के अंदर हमारे देश ने पूरी दुनिया के साथ किस प्रकार के ट्रांजैक्शन करे, कौन सा ट्रांजैक्शन जरूरी था और कौन सा ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक था और कौन सा नॉन इकोनॉमिक था, ये सारी की सारी बातें इसके अंदर दिखाई जाती हैं। अब देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। ये एक ऐसा चौकड़ी है, एक कागज है, इसके ऊपर हेडिंग ली है। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है बेसिकली कि भारत पूरी दुनिया के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है। ठीक है, इसमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बालको? चार प्रकार के। पहला, विजिबल आइटम्स। विजिबल मतलब वो सारे ट्रांजैक्शन जिनको हम देख सकते हैं। मतलब इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर सामान का। फॉर एग्जांपल, हमारी बुक जा रही भाई साहब जापान, हमारी बुक जा रही जापान, काउंट हो रहा है। ठीक है, ये बाहर से सामान आ रहा है, ये ईयरफोन आ रहे हैं, काउंट हो रहा है। ठीक है जी, ये घड़ी आई, काउंट हुआ। मोबाइल आया, काउंट हुआ। ये चश्मा आया, काउंट हुआ। ये सारे के सारे क्या है? ये वो ट्रांजैक्शन हैं जिनके अंदर विजिबल आइटम है, यानी कि कोई ना कोई फिजिकल गुड है। कोई ना कोई क्या है? फिजिकल गुड है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं उनमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन आता है बालक, विजिबल आइटम का ट्रांजैक्शन, जिनको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो लोग पूछ लेते हैं, सर बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है? सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन आते हैं, जिनमें से एक प्रकार का, पहला प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है फिजिकल गुड का ट्रांजैक्शन, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, वो यहां पर लिखा जाता है किसके नाम के अंडर? बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम के अंदर। सो जब भी बैलेंस ऑफ ट्रेड आए, मतलब ये सिर्फ गुड्स के बारे में बात कर रहा है और किसी प्रकार के ट्रांजैक्शन को यहां पर कंसिडर नहीं किया जा रहा। क्लियर हो गया? आसान है। चलिए, अब दूसरा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जहां पर लिखा जाता है वो है इनविजिबल आइटम्स। कौन सा है? इनविजिबल आइटम, यानी कि जितने भी सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है, कोई सिनेमा से रिलेटेड कोई सर्विसेज हो गई, वो पहले अपन वो भरते थे ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई, उससे रिलेटेड सर्विसेज हो गई, या किसी और प्रकार की कोई सर्विसेज, जो बटेरों तरीके की सर्विसेज भारत के अंदर इंपोर्ट होती हैं या एक्सपोर्ट होती हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर काउंट की जाती है। पहला हो गया विजिबल, जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है। दूसरा हो गया इनविजिबल, जिसको सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है बालक यूनिलेटरल। यूनि मतलब वन साइडेड। ठीक है, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर वो ट्रांसफर होते हैं जो वन साइडेड होते हैं। जैसे हमने किसी जैसे मान ले मोदी जी ने बाहर के किसी व्यक्ति को कोई और सऊदी अरेबिया किसी शेख को कुछ गिफ्ट दे दिया, तो वो इसके अंदर काउंट होगा। वहां से ऐसा कोई गिफ्ट आ गया हमारे भारत के लिए, मोदी जी के लिए, तो वो क्या है? वो यहां पर काउंट हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो, तीन प्रकार के ट्रांजैक्शन देखे अपने। विजिबल मतलब गुड्स, इनविजिबल मतलब सर्विसेज, और तीसरा यूनिलेटरल मतलब गिफ्ट। चौथा होता है बालक कैपिटल ट्रांसफर।
कैपिटल ट्रांसफर का मतलब है मनी रिलेटेड ट्रांसफर, ट्रेडिंग ऑफ एसेट्स या फिर प्रॉपर्टी। यहां पर जिन एसेट्स की बात कर रहे हैं ना वो मनी है भाई। तो अगर कोई बोल दे कि सर मैंने जापान से मशीन मंगाई है, तो वो आपके इसके कैपिटल ट्रांसफर के अंदर नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना। आप बोलोगे सर फिर कहाँ आई? जापान से मशीन मंगाई है तो बाहर से आई है। जब बाहर से एक मशीन भारत के अंदर आई है तो वो कहीं ना कहीं तो काउंट होगी ना, कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए ना। तो भैया कहाँ काउंट हो रही है? वो काउंट हो रही है विजिबल के अंदर। क्यों सर? वो गुड कैसे हुई? वो तुम्हारे लिए एसेट है, पर अगर इसको पूरे देश के लेवल पे देखेंगे, पूरी दुनिया के लेवल पे देखेंगे, तो एक बेचने वाला है, एक खरीदने वाला है। द वन इज अ सेलर एंड द अदर इज अ परचेजर। तो यहां पर वो एक गुड की तरह ही ट्रीट हो रही है। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? आसान है? इजी है? चलिए अब हम बात करते हैं साहब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखता कैसा है। हाउ डज दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट लुक्स लाइक? कैसा दिखता है, क्या है, क्यों है, किस लिए, किस प्रकार से? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, पहले उसको समझने के लिए हम एक अलग से पेपर लेंगे और उसमें समझेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। ठीक है जी, देखिए तो एक काले कलर की स्लाइड हमने यहां पर बना ली है। तो अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करूं तो देखना, ये आपका एक पर्चा है पूरा, ठीक है। ये हमारा एक पर्चा है जिसकी हेडिंग के ऊपर क्या लिखा हुआ है? बीओपी। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजैक्शंस जो कि भारत और भारत की दूसरी तरफ से आ रहे होते हैं। अब जैसे अकाउंट्स है, आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ रखी होगी, इसके अंदर भी वो अकाउंट्स का लॉजिक चलता है। यानी इस तरफ भी एक डेबिट साइड लिखा रहता है और इस तरफ भी एक क्रेडिट साइड लिखा रहता है। इस तरफ एक डेबिट साइड लिखा रहता है, इस तरफ एक क्रेडिट साइड लिखा रहता है। अब समझना कॉन्सेप्ट क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है पहले ये बताओ। अगर मैं बोलूं क्रेडिट का मतलब क्या है, तो क्रेडिट का मतलब है पैसा जब जब आएगा। क्या बोला? पैसा जब जब आएगा, यानी कि इनफ्लो ऑफ मनी वुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। क्या? इनफ्लो ऑफ मनी यहां पर रिकॉर्ड की जा रही है। और डेबिट में क्या आता है? आउटफ्लो ऑफ मनी। क्रेडिट में क्या आता है? इनफ्लो ऑफ मनी। जब जब पैसा आएगा वो डेबिट में, क्रेडिट में लिखा जाएगा, और जब जब पैसा जाएगा वो कहां लिखा जाएगा? डेबिट में लिखा जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, ये इसके अंदर भी दो टुकड़ों में टूटता है। इसके अंदर भी दो टुकड़ों के अंदर टूट रहा होता है। देखो, एक आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट, और एक आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट। क्या बोला मैंने? एक आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट और एक आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट। हमने अभी पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। कौन कौन से? विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल एंड कैपिटल। विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल एंड कैपिटल। क्लियर हो गया भाई साहब? तो अब जब जो अपन ने बात करी भैया, ये 4 तरीके के एलिमेंट है जो कि इसके अंदर आते हैं। इसमें 2 तरीके खाते हैं, एक है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। अब सुनना ध्यान से जो मैं बोलने वाला हूं। इस पूरे पेज के ऊपर इन चारों को पुट ऑन करना है कुछ इस तरीके से कि यहां पर पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट बन जाए। तो देख लो कैसे करेंगे। पहला यानी विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल। विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, ये तीनों के तीनों कहां पर आ रहे होंगे? आपके करंट अकाउंट के अंदर आ रहे होंगे। कहां पर आ रहे होंगे? करंट अकाउंट में। और जो इकलौता ये कैपिटल बचा ना, ये कहां आएगा? यहां आएगा। ये कहां आएगा? ये यहां पर आ रहा होगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो हाँ बोले भाई सारे के सारे फटाफट। क्लियर हो गया? आसान है, इजी है? बोलो हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब सुनो, बात तो आगे सर ठीक है। विजिबल ट्रांजैक्शन आया तो, पर ये बताओ सर इंपोर्ट में करा तो वो कहां आएगा? मतलब हमें समझ में तो आ गया सब करंट अकाउंट के अंदर आएगा, पर आएगा कहां? इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा? अब समझना, बैलेंस ऑफ पेमेंट पैसे को रिकॉर्ड करता है। आपने सामान के साथ क्या किया, हमें कोई लेने देना नहीं। मतलब आपने इंपोर्ट करा तो पैसा क्या है? पैसा गया। पैसा गया इसका मतलब वो कहां पर आएगा? यहां पर। आपने एक्सपोर्ट किया, सामान बाहर भेज दिया, पैसा आ गया, यहां पर काउंट होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हाँ बोलेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक पूरा एक बड़ा अकाउंट है जिसके अंदर 2 छोटे छोटे अकाउंट हैं। अब भैया अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है? अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है? आप बोलोगे सर अकाउंट का बैलेंस
पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। मतलब सर हो सकता है ना कि हमने बाहर पैसा भेज दिया 1 लाख और अंदर लिया 70,000, ठीक है, तो सर करंट अकाउंट का बैलेंस माइनस 30,000 हो सकता है क्या? मतलब डेफिसिट करंट अकाउंट हो सकता है क्या? बोलो हाँ, हो सकता है ना सर? ये सर पॉसिबल है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर इस पूरे बड़े खाते के बारे में बात करें जिसमें ये और ये दोनों आ रहे हैं, तो मान लो कि ये 50,000 है और ये मान लो 40,000 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये इस साइड आ रहा है 1,50,000 और इस साइड आ रहा है 1,10,000। सो आई वुड से कि मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनफ्लो ऑफ मनी क्या है? कम है। मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनफ्लो ऑफ मनी कम है, मेरा इनफ्लो कम है इन कंपैरिजन टू आउटफ्लो। कह सकते हैं? बोलो हाँ, पॉसिबल है, इजी है सर, पॉसिबल है बहुत सर, बहुत आराम से इजी, ठीक है। तो अगर मेरा आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? ओहो गया, मैं क्या बोलूंगा इसको? मैं बोलूंगा जनाब इसको डेफिसिट बीओपी। क्या बोलूंगा? डेफिसिट बीओपी, यानी रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो बाहर से आपको पैसा मिला, जो बाहर से आपको पैसा मिला वो काफी कम था, और हमारे माइक में अभी दम था, ठीक है। जो बाहर से हमें पैसा मिला वो काफी कम था, और जो पैसा बाहर चला गया वो काफी ज्यादा था, यानी क्रेडिट साइड इज लेस देन डेबिट साइड। तो कैसा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है? ये कैसा कहलाता है? बोलो, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है जी। इसका अपोजिट क्या हो सकता है कि सर यहां 1 लाख रह गया, यहां 1,50,000 हो गया, मतलब इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम हो गया, कैसा हो गया? सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। पॉसिबल है सुनो? पॉसिबल है सुनो? बोलिए, क्लियर है, आसान है, इजी है, ठीक है। तो सरप्लस हो गया, डेफिसिट हो गया, और तीसरा फाइनल होता है तुम्हारा बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जितना गया उतना ही आया। सो सिंपल, सो सिंपल। अब अपन ने जब बजट पढ़ा था ना, तो एक बात बोली थी कि शायद चाहे साम हो, दाम हो, दंड हो, भेद हो, साम हो, दाम हो, दंड हो, भेद हो, हर बार बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा होता है? बजट कैसा होता है? सब देखो, एक चीज समझो, सुनना मेरी बात को, ये सरकार की इमेज है, ये क्या है? हमारी सरकार की एक तरीके से इमेज है, और कुछ भी हो जाए सर उस इमेज पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। तो एट द एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को कुछ भी करके क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। अब आप बोलोगे सर कुछ भी करके मतलब कैसे, कैसे हम बैलेंस करते हैं इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को? कुछ तरीका बताओ। देखो, तो पहले अपन समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज कहां कहां आ रही है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला सर, ये करंट अकाउंट है, इसके अंदर सर विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन आते हैं। ये तीनों आप समझ गए कौन कौन से होते हैं? विजिबल मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स, और इनविजिबल मतलब सर्विसेज, और यूनिलेटरल मतलब गिफ्ट, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बोला सर ये कैपिटल अकाउंट है, इसके अंदर सिर्फ कैपिटल नेचर के आते हैं। तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ है सर कैपिटल नेचर कौन सा होता है। तो इसके अंदर 3-4 तरीके के ट्रांजैक्शन आते हैं, तीनों चारों को एक बार मैं बता देता हूँ कौन कौन से आ रहे होते हैं, ठीक है जी। देखो, अगर मैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट बोलूं तो सबसे पहले आता है बालक तुम्हारा प्राइवेट ट्रांजैक्शन। कौन सा आता है? प्राइवेट ट्रांजैक्शन। बाहर का कोई लोन आया प्राइवेट को, या हमारे प्राइवेट ने बाहर कोई लोन दिया, तो ये कहां? यहां पर काउंट हो रहा होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ जी, फटाफट बताओ, ठीक है। तो बाहर से हमारे प्राइवेट ने बाहर से कोई लोन लिया, कोई फॉरेन लोन रिसीव किया, तो वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। पैसा आ रहा है तो इधर, पैसा जा रहा है तो इधर, ठीक है जी। तो ये हो गया क्या? प्राइवेट ट्रांजैक्शन। दूसरा होता है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, जो हमारी सरकार के रिजर्व को, आरबीआई के रिजर्व को ऊपर नीचे करता है, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन के नाम से इसको बोला जाता है, ठीक है जी। ये भी इसके अंदर आता है, सरकार ने लोन ले लिया, लोन दे दिया, ये सब इसके अंदर काउंट किए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट लोन दे सकता है, ले सकता है, सरकार लोन ले सकती है, दे सकती है। उसी प्रकार से बैंक भी फॉरेन मार्केट में लोन दे सकता है और ले सकता है, ठीक है। बैंक भी लोन दे सकता है और ले सकता है। क्लियर हो गया? जल्दी बोलिए, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जगह बैंकिंग कैपिटल बोल लें तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। क्या लगेगा? बेहतर लगेगा। देखो क्या बोलेंगे इसको? बैंकिंग कैपिटल, ठीक है।
इसके बाद अगर अपन बात करें तो आपने कभी सुना है कि बाहर की कंपनी इंडिया में पैसा लगा रही है, बाहर की कंपनी इंडिया में पैसा लगा रही है, मैकडी यहां का तो है नहीं, बाहर का है, फिर भी बाकी जाके हम बर्गर खा लेते हैं चुपचाप जाके, तो वो क्या है, वो भी एक तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट में आने वाला एक ट्रांजैक्शन है। और वहां पर मैकडी के मैकडॉनल्ड खोलने के राइट्स जो है, अधिकार जो है, वो यहां के किसी एक व्यक्ति को मिल रहे हैं, वो यहां के किसी एक व्यक्ति को मिल रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बालक एफडीआई। क्या बोलते हैं? एफबीआई नहीं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे इसको? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाहर से कोई कंपनी इंडिया में पैसा लगा रही है। अब समझना, जब हम बाहर की कोई कंपनी को इंडिया में बुलाते हैं ना एफडीआई के फॉर्मेट के थ्रू, तो वो कंपनी यहां के अपने ऑपरेशंस करती है। और एक चीज है कि एफडीआई में जो कंपनी यहां आके पैसा लगा रही है, इसका पूरा अधिकार, मतलब मालिकाना हक ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग उसी कंपनी की जेब में रहता है। यानी मैकडी के प्रॉफिट जो है मैकडी के ही रहेंगे, हमारे प्रॉफिट्स की तरह काउंट नहीं हो रहे होंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया। एक चीज और देख लो, इसके अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी आता है, जिसको हम एफआईआई या एफआईटी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपने सुना होगा कॉलेज के ट्रस्टी वगैरह होते हैं, तो आपने अगर पैसा किसी इंस्टीट्यूशन में लगाया है, आपने पैसा किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में लगाया है, तो वो कहां पर? यहां पर आता है। और एक आखिरी चीज जो इसके अंदर आती है वो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे अभी अपन ने सुना कि मार्क जकरबर्ग ने रिलायंस जियो में 9.99% शेयर्स परचेज कर लिए, तो वो क्या है? वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। वो क्या है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब उसका पूरा शेयर्स का तामझाम, वहां के उसने पैसा लगाया है। अब समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि अब से जकरबर्ग भाई साहब रिलायंस की एजीएम मीटिंग में बैठेंगे, ये नहीं है। उन्होंने सिर्फ एज एन इन्वेस्टर लगाया है। तो जब बाहर का कोई इन्वेस्टर इंडिया किसी कंपनी में एज एन इन्वेस्टर पैसा लगा रहा होता है, उसके शेयर खरीद रहा होता है, तो उसके पास किसी भी प्रकार का कोई मालिकाना हक नहीं होता है उस कंपनी का, वो सिर्फ उसमें प्रॉफिट का हकदार होता है। और इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आपसे सवाल पूछ लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? इन दोनों में फर्क क्या है? यहां भी तो बाहर का बंदा पैसा लगा रहा है और यहां भी तो बाहर का बंदा पैसा लगा रहा है। तो आप बोलोगे सर इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, यहां पर जो बंदा, जो कंपनी पैसा लगा रही है, उसका मालिकाना हक होगा। जो बंदा, जो कंपनी पैसा लगा रही है, उसका क्या होगा? उसका मालिकाना हक होगा। इसका मतलब वो मालिक बन गई है और प्रॉफिट भी वही लेके जाएगी और सारा का सारा हकदार भी उसी का होगा। पर जब हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका कोई हक नहीं है उस कंपनी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का। अगर आपका शेयर होल्डिंग 30-40%, मतलब मेजोरिटी शेयर होल्डिंग नहीं है, तो आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे बेसिकली डायरेक्टली। ठीक है, ऐसा तो मैं भी है ना रिलायंस में जाके बोलूँ भाई 1 लाख रुपए तक है ना, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मेरा रिचार्ज फ्री में कर दो, ऐसा नहीं होता ना। बोले साहब मैंने तुम्हारे शेयर में पैसा लगा रखा है, मेरा फ्री में रिचार्ज कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। बोलोगे मालिक से ऐसा बोल रहा, बोले तू कब से मालिक बना? बोले 1 लाख के शेयर खरीदे ना तेरे, 1 लाख के शेयर खरीदे। तो 1 लाख के अगर आपने शेयर या कितने भी अमाउंट के आपने शेयर खरीदे हैं, यानी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप उस कंपनी के मालिक नहीं हो गए। आपको अधिकार नहीं मिला कि उसकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सके डायरेक्टली। ठीक है, आप बस उसके प्रॉफिट में पार्टनर बन जाओगे, उसके प्रॉफिट में हकदार बन जाओगे, उसको सुख दुख के साथी बन जाओगे, पर उसको सुख दुख देने का हक नहीं पाओगे। समझ में आ गया? डायलॉग सुन लो, सुख दुख के साथी बन जाओगे पर सुख दुख देने का हक नहीं पाओगे। इस बात को ध्यान रखना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये हमारा करंट अकाउंट है, ये कैपिटल। अगर इसको हम थोड़ा सा गौर से देखें, कैसे देखें बोलो? कैसे? गौर से। तो थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आपको यह दिख रहा है, ये लोन लेने का तरीका है या देने का तरीका है, ये भी लोन लेने का तरीका है, देने का तरीका है, ये भी लोन लेने का तरीका है और देने का तरीका है। यहां पर 3 जगह हमारी सरकार लोन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर कि कैपिटल अकाउंट जो है वो एक ऐसा खाता है जो सिर्फ सरकार की या इस पूरे की पूरी इकोनॉमी की इमेज को स्टेबलाइज करने का कार्य करती है। क्या कर रही है? इस पूरी इकोनॉमी की इमेज को स्टेबलाइज करने का काम करती है। सब पूछो कैसे? जैसा बजट था, सो बजट कितना भी डेफिसिट हो, जब प्रेजेंट किया जाएगा तो वो कैसा होगा? बजट कितना भी डेफिसिट हो, जब प्रेजेंट किया जाएगा तो वो कैसा होगा? सर बोलोगे, सर बोलो जल्दी, तो सर वो बैलेंस होगा।
बजट कैसा भी हो, जब प्रेजेंट किया जाएगा तो कैसा होगा सर, बैलेंस्ड होगा। तो उसी प्रकार से इन द सेम वे ओनली बैलेंस ऑफ पेमेंट जब प्रेजेंट किया जा रहा है तो वो हमेशा बैलेंस ही होगा। कैसा होगा, बैलेंस ही होगा। अगर नहीं है तो बैलेंस करो। कैसे करो, ऐसे कर लो। अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, तो और इनफ्लो ले, और इनफ्लो कैसे लोगे, और लोन ले, और लोन लो। जब आप और लोन लोगे तो और इनफ्लो आ जाएगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट मैच कर जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को, क्लियर हो गया था? हाँ बोलिए फटाफट से, जल्दी बोलो। इजी है ना, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, बस 10 मिनट का चैप्टर और है, चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। इट्स क्वाइट इजी, इट्स वेरी सिंपल। समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखो, हमने ये सीखा कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात चल रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की कहानी हम कर रहे हैं, तो हमारे पास दो प्रकार के ट्रांजैक्शन हुए। एक तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, करो खुले में चौड़ में करो, और दूसरे वो ट्रांजैक्शन जो कि मजबूरी में किए जा रहे हैं। एक वो ट्रांजैक्शन है जो खुले में चौड़ में किए जा रहे हैं। क्यों चौड़ में किए जा रहे हैं? अरे हमारा हक है करने का, कर दे रहो। और दूसरे वो ट्रांजैक्शन है जो बहुत मजबूरी में रुक रुक के अटक अटक के किए जा रहे हैं। तो इन दो ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं वो देखेंगे। इन दो ट्रांजैक्शन का अपना अलग ही नाम है, इनका अपना अलग ही काम है, इनका अपना अलग ही नाम है और अलग ही काम है। एक होता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और एक होता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। एक होता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन या ऑटोनोमस आइटम्स और दूसरा होता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन या अकोमोडेटिंग आइटम्स। अब मतलब समझना बड़ा आसान है। ऑटो का मतलब क्या हुआ? ऑटो का मतलब क्या हुआ? टिक 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 गाड़ी नहीं, रिक्शा की बात नहीं कर रहा हूं। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक। ऑटो का मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटिक। तो ये वो ट्रांजैक्शन है जो ऑटोमेटिक किए जाते हैं, जिनके पीछे कोई ऐसा खास मोटिव नहीं होता, ये बस रोकड़ा बनाने को किए जाते हैं, अपने काम को करने के लिए किए जाते हैं। They are those economic international transaction which takes place due to some economic motive, just as profit maximization. प्रॉफिट बनाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे आपके पास सामान है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कर दो। आपको जरूरत है, आप मंगा लो, काम खत्म। यहां पर कुछ सोचने समझने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ये ऑटोनोमस आइटम्स हैं। क्या है? ऑटोनोमस आइटम। जैसे आपने मान लो कोई सामान मंगा लिया, कोई बाहर से बोले मैं ऐसा बाहर की कोई कंपनी का मंगाऊंगा, मेरे को एप्पल का प्रोडक्ट चाहिए। अब मेरे को जनाब एप्पल का प्रोडक्ट चाहिए, तो एप्पल का प्रोडक्ट बाहर तो बनता नहीं है, तो बाहर से ही आएगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट किया जाएगा। समझ में आ गया? तुमने भली पड़ोस से लिया पर आया वो बाहर से है, तो वो काउंटेड होके ही आ रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है? आसान है। आपने कोई लोन ले रखा है, आप उसकी पेमेंट कर रहे हो या और लोन ले रहे हो, है ना? ये पॉसिबल है। बोले इच्छा से ले रहे साहब, ऐसा कुछ जबरदस्ती में नहीं ले रहे, बस हमको जरूरत है हम इसलिए ले रहे, जबरदस्ती में नहीं ले रहे। देखो लोन दो वजह से ले आता है। एक तो तब जब हमारे गले में अटक गई हो, एक तब जब हमें डेवलपमेंट करना हो। दोनों प्रॉब्लम है। आप लोन कब लेते हो? एक तो तब ले सकते हो जब आपको बहुत ज्यादा गले में फंस गई हो कि भैया अगर लोन नहीं लिया ना तो हम जनाब बर्बाद हो जाएंगे। अगर हमने लोन नहीं लिया ना तो हम क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। पहला वो। दूसरा, सर अगर मैंने लोन नहीं लिया ना तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। एक तो बर्बाद होना, एक आगे बढ़ना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। तो ऑटोनोमस वाला लोन का मतलब क्या है कि आपको लोन लेना है, बोले हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमें और बढ़ना है और अच्छा काम करना है, तो लोन लेके काम चला लूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो इसका दूसरा भाई जो कहलाता है अकोमोडेटिंग आइटम्स, जो कहलाता है अकोमोडेटिंग आइटम्स। अब ऑटोनोमस अपनी इच्छा करने से आपसे चोट हो गई। आपने जब अपनी इच्छा करी, जब अपनी इच्छा से बस ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट खेलते गए तो आपसे चोट हो गई। यानी चोट होने का मतलब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में आ गया। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा आ गया? डेफिसिट में आ गया। तो इस डेफिसिट को सुधारने के लिए और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बराबर करने के लिए आपको कुछ मजबूरी भरे ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। आपको कुछ मजबूरी भरे ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे और उस मजबूरी भरे ट्रांजैक्शंस को हम बालक कह रहे होते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। यानी देज आर दोज ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेक इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस इन बीओपी। ये वो हैं जिनको बीओपी के अंदर बैलेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये इच्छा से नहीं हो रहे हैं, ये इच्छा से नहीं हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मजबूरी है।
ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मजबूरी है। अगर मजबूरी नहीं होती तो हम ये वाले ट्रांजेक्शन कभी करते ही नहीं। समझ में आ गया? कभी भी नहीं करते हम इन ट्रांजेक्शन को। अगर मजबूरी नहीं होती तो हम इन ट्रांजेक्शन को कभी नहीं करते। ये तो मजबूरी है जो हम इन ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? ये अकोमोडेटिंग होते हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस इन बीओपी। समझ में आ गया? ठीक है, और इसकी डेफिनेशन देखो तो दे आर कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन। ये क्या है? कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन है। ये कंपनसेट करने के लिए किए जा रहे हैं, यानी कि ये सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हम डिसइक्विलिब्रियम को सुधार सके। और डिसइक्विलिब्रियम क्यों हुआ है? डिसइक्विलिब्रियम इसलिए हुआ है। और ये डिसइक्विलिब्रियम क्यों हुआ है? ये डिसइक्विलिब्रियम इसलिए हुआ है क्योंकि आपने शुरुआत में अपनी इच्छा से ट्रांजैक्शन कर लिए थे और जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया पूरा का पूरा। समझ में आ गया? क्लियर है? आसान है ना? ठीक है, तो अकोमोडेटिंग हो गए, ऑटोनॉमस हो गए, दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन हो गए। अच्छा एक बात बताओ, ये होते क्यों है? मतलब व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आता है? व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आता है? कोई वजह तो होंगी, तो वजह को देख लें। तो वजह देखिए, पहला डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, कि भैया आपकी इकोनॉमी अभी डेवलपिंग फेज में है, अभी बच्चा बढ़ रहा है। तो बच्चा जब बढ़ रहा है तो किसके पैसे पे बढ़ेगा? अपने पिताजी के। जब बड़ा हो जाएगा तो कमा के पिताजी को भी खिलाएगा, पर जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक लोन ले लेके काम चलेगा या पिताजी के पैसे पे काम चलेगा। ठीक है, तो जो भी इकोनॉमी डेवलपिंग फेज के अंदर होती है उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ही होता है और उसको वो लोन लेकर बैलेंस करने का प्रयास करती रहती है। नेक्स्ट, जहां पर इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा होती है, जब महंगाई ज्यादा होगी तो बाहर से सामान मंगाया जाएगा, क्योंकि बाहर का सामान तब सस्ता होगा और बाहर का सामान मंगाने के लिए आपको पैसा बाहर भेजना पड़ेगा, तो डिसइक्विलिब्रियम आ सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। हमारी इकोनॉमी है ऐसा भागती रहती है, ऐसा ऐसे भागती इकोनॉमी, देखो। ठीक है, यानी कि बूम है कभी रिसेशन है, बूम है कभी रिसेशन है। तो भैया अगर यहां पर सामान की कमी पड़ रही है तो फिर हम बाहर से ही मंगाएंगे उस सामान को। ठीक है जी। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, कुछ वजह हो गई, कुछ ऐसा लड़ाई दंगे हो गए जिस वजह से हम सामान बाहर नहीं बेच पाए, तो फिर क्या है, जो अंदर आया है भले वो कम हो पर क्योंकि बाहर नहीं बेच पाए वो ज्यादा लगेगा। जैसे आपने 10 लोगों के लिए खाना मंगाया, कितने लोगों के लिए? 10 लोगों के लिए। खाना थोड़ा कम आया, कितने लोगों के हिसाब का आया? 8 लोगों का। कितने लोगों के हिसाब का आया? 8 लोगों का। तो आपने खाना मंगाया 10 लोगों के लिए, आया वो 8 लोगों के लिए, पर दिक्कत ये हो गई कि खाने वाला कोई बचा ही नहीं, खाने वाला कोई बचा ही नहीं। तो क्या होगा, वो 8 लोगों का खाना भी तुम्हें ज्यादा लगेगा। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे तो इंपोर्ट ऑटोमेटिकली ज्यादा लगने लग जाएंगे। और अंतिम है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। भैया अगर आप सर्विस का इंपोर्ट करते हो ना तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सर्विस के इंपोर्ट में आपके पास आया कुछ नहीं। सर्विस क्या है? सर्विस कुछ भी नहीं है, इनटेंजिबल थिंग है। तो आया कुछ भी नहीं और सर्विसेज आती है बहुत महंगी। सामान तो सामान की तरह आता है पर सर्विसेज अंधे पैसों की आती है। ठीक है, तो जो सर्विसेज है ना ये आ जाती है आपके पास अंधी, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की वजह से आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। ये तो कौन से हो गए? ऑटोनोमस फैक्टर्स, अपने आप जो होते हैं। और कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो सरकार के चक्कर में होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो सरकार के चक्कर में होते हैं, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्या? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सरकार डामाडोल। तो आपने देखा होगा हर सरकार जो है ना उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इस चीज को प्रमोट करेंगे, इस चीज को प्रमोट नहीं करेंगे। अभी मोदी जी आए, अभी लड़ाइयां चल रही थी, मोदी जी बोले सबको भाड़ में जान दो, तेल मंगाओ, तेल मंगाओ भाई बाहर से, ठीक है सस्ता मिल जाए, अभी तेल मंगाओ। बोले हम तो लड़ाई कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, तू तेल तो दे, सस्ता दे रहा ना। बोले हाँ दे रहे, दे दे। बोले लड़ लो, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, हमको तो तेल बेच रहा है तुम, और हम तो तेल लेंगे, हम तो छोड़ो बाकी दुनिया को, हमें क्या लेना देना। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, अभी आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, हालत खराब हुई ना। तो इस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आएगा, क्योंकि वो बाहर कुछ भेज ही नहीं पा रहे, वो तो सब इंपोर्ट ही इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर चोट हो जाएगी। ठीक है, उन्होंने इंपोर्ट बंद किया तो उनका पूरा पॉलिटिकल ऐसा हिल गया ऊपर से नीचे तक सब कुछ। ठीक है जी। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। हम देख रहे हैं भाई साहब मैकडी की तरह चलने लग गया है। क्या है मैकडी? कुछ नहीं है भाई साहब, हमारे वड़ा पाव का बर्गर बन गया और लोग इतना खा रहे, क्यों खा रहे?
क्योंकि डेमोस्ट्रेशन है, सब खा रहे हैं इसलिए हम भी खा रहे हैं। और हम क्यों खा रहे हैं? क्योंकि सब खा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट है, देखा देखी करना। तो आपको दिख रहा है कि सब आईफोन ले रहे हैं तो हम भी लेंगे, आपको भले जरूरत हो या नहीं हो, पर सब ले रहे हैं तो आप भी लेंगे, और आप लेंगे तो क्या होगा? खर्चा बढ़ेगा ना, बाहर से आएगा ना, और डेफिसिट इन बीओपी होगा ना। बहुत बढ़िया, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट, चेंज इन प्रेफरेंस। आपकी इच्छाएं बदल गई, आपकी प्रेफरेंसेस बदल गई। पहले लोग लुंगी पहनते थे, फिर पैंट पे आए, फिर जींस पे आए, अब पजामों पे आ गए, अब थोड़े दिनों वापस लुंगी पे आएंगे। ये क्या, आपकी प्रेफरेंस बदलती है, जहां जहां प्रेफरेंस बदलेगी वहां वहां माल होगा। तो अगर आपकी प्रेफरेंस है कि मैं तो यूरोप में बने हुए कपड़े ही पहनूंगा, तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट तो आना बनता है ना भाई। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इजी है, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो वापस से इसको बना के मैं तुम्हारा दिमाग जो है नहीं चाट रहा हूँगा, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ, ठीक है जी। क्लियर हो गया? आसान है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो चैप्टर है ना बालक, वो बस इतना ही है, वो बस इतना ही है, क्योंकि वो चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे होंगे फॉरेन एक्सचेंज की। किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की। इतना लंबा समय जो आप मेरे साथ लगे हैं, अब फॉरेन एक्सचेंज के समय में हम खत्म करेंगे पूरा का पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को। कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स विल गोना एंड टुडे, एंड लेट्स एंड थ्रू फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है जी। क्या है भैया फॉरेन एक्सचेंज, तो समझेंगे। पहले समझो फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैं बोलता हूं कि इस पर्टिकुलर डब्बे को खरीदने के लिए कितना रुपये लगेगा, इस पर्टिकुलर डब्बे को खरीदने के लिए कितना रुपये लगेगा? आप बोलो सर 200 रुपया। क्या आप बोलो सर 200 रुपया? तो ये इसकी एक्सचेंज रेट हो गई। ये क्या हो गई? इसकी एक्सचेंज रेट। व्हाट इज द एक्सचेंज रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर डब्बा? आप बोलोगे सर इस पर्टिकुलर डब्बे की एक्सचेंज रेट है 200 रुपए, क्योंकि इसको खरीदने के लिए मेरे को 200 रुपए क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। नाउ लेट अस सपोज दिस इज अ डॉलर। नाउ लेट अस सपोज कि ये क्या है? ये आजा भाई तू, ये क्या है? देखो ये क्या है? दिस इज अ डॉलर। ये है हमारा भाई डॉलर। ये खड़ा नहीं होता है, ठीक है सर। डॉलर को खड़ा करो, कैसे होगा? डॉलर गिर रहा है, स्लो खड़ा हो गया, ठीक है। ये है हमारा डॉलर। अब जो डॉलर भाई साहब है, ये क्या है? मान लो ये कमोडिटी है। क्या है? दिस इज अ कमोडिटी। नाउ डॉलर इज अ कमोडिटी, एंड इन ऑर्डर टू परचेज डॉलर हमें क्या करना पड़ेगा साहब? हमें रुपया देना पड़ेगा। तो $1 को, ओनली $1 को परचेज करने के लिए हमें कितना रुपया देना पड़ेगा? इसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं, ठीक है जी। ये मैं पहले एक वीडियो में दे चुका हूं, तो सेम वापस है ले रहे हैं। क्या है? इट इज द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। द फॉरेन एक्सचेंज रेट मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी। कितना रुपया चाहिए? रुपया देंगे। ओ रुपया देंगे सर जी, रुपया दो सर जी, सर जी रुपया देना, ठीक है। कितना रुपया चाहिए इन ऑर्डर टू परचेज 1 यूनिट ऑफ अदर करेंसी, इन ऑर्डर टू एक्सचेंज विथ 1 यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। यानी कि सिंपल भाषा में अगर तुमसे बोले तो इस $1 को खरीदने के लिए तुम्हें कितना रोकड़ा चाहिए? कितना लेगा भाई? कितना लेगा? क्या लाओ, कितना लेगा? कितना लेगा? इतना लेगा, इतना लेगा, कितना लेगा? ज़्यादा रुपया दोगे तो डॉलर गिर जाएगा, ठीक है। ज़्यादा रुपया दोगे, ये नकली नोट है, ज़्यादा रुपया दोगे ना तो डॉलर गिर जाएगा, ठीक है। डॉलर गिर गया सर, डॉलर को उठाएंगे। हम क्यों उठाएं? हम तो रुपीज़ को उठाएंगे, ठीक है जी। डॉलर को तो दुनिया उठाएगी, जो उठा लेगी, हम रुपीज़ को उठा लेंगे। तो हमने रुपीज़ को उठा लिया है, डॉलर अपने आप उठ जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो हमने क्या बोला? $1 को परचेज करने के लिए, ऑर्डर टू परचेज $1, हमें कितने रुपीज़ की जरूरत पड़ेगी? $1 इक्वल टू 72 रुपीज़। इसका मतलब $1 खरीदने के लिए 72 रुपीज़ लग रहे हैं। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर आपको डॉलर रुपये के कॉम्बिनेशन को समझना है, तो आपको इस डॉलर को एक कमोडिटी मानना पड़ेगा, एक सामान मानना पड़ेगा। सामान मान लो, डॉलर क्या है? एक सामान है। तो भैया एक सामान है जिसकी कीमत कितनी है? 72। सेम सामान की अगर कीमत 75 हो गई तो सामान महंगा नहीं हुआ है, तुम्हारा रुपया सस्ता हो गया है। सामान तो वही है ना, एग्जैक्टली सेम सामान, वही इधर वही सेम, पर इसको खरीदने के लिए अब पहले 72 लगते थे, अब 75 लग रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब या तो ऐसा मानो कि ये महंगा है, या फिर ऐसा मानो कि ये उतना ही है। हमारा रुपया जो है ना, उसकी ताकत कमजोर हो गई,
उसकी ताकत क्या हो गई है, कमजोर हो गई है। पहले 500 रुपया दिखाते थे, ऐसे बहुत सारा सामान आ जाता था खींच के, अब 500 रुपया दिखाते हैं तो बहुत कम सामान जो है आता है, यानी कि इसकी ताकत कम हो गई है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे वो समझना, इसको हम कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन। मतलब इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी डोमेस्टिक करेंसी यानी कि भारत के रुपी, इसकी वैल्यू के अंदर क्या आ गया, डिक्रीमेंट आ गया। देखो वैल्यू के अंदर डिक्रीमेंट आ गया। मैं कह रहा हूं वैल्यू के अंदर कम होनी मतलब इसकी ताकत। ये एक्सचेंज रेट बढ़ी है तो एक चीज ध्यान रखना, एक्सचेंज रेट एंड पावर, कौन सी वाली, परचेजिंग वाली, परचेजिंग पावर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ रही है तो ताकत कम हो रही है। मतलब $1 इक्वल टू 62 से $1 इक्वल टू 64 हो गया तो एक्सचेंज रेट 2 से 4 हो गई पर ताकत और कम हो गई। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर हो गया। इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल। आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई, कम वैल्यूएबल हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई है जनाब। यानी कि वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, ऐसा बाजारों में मिल रहा है, ऐसा बाजारों में बहुत आसानी से मिल रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, कम है। जैसे पानी है ना, पानी बाजारों में मिल रहा है 20-20 रुपए में, तो वैल्यू कम है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है। वैल्यू कम है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है। और डायमंड जो है वो कम मिल रहा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है। ठीक है, तो अगर डॉलर 62 से 64 हो गया, इसका मतलब हमारा रुपी क्या कर गया, डेप्रिशिएट कर गया। तो ये डेप्रिशिएट वर्ड तब यूज होता है जब आपकी वैल्यू मार्केट फोर्सेस ने ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट की हो, यानी कि किसी और वजह से हो गया, डिमांड सप्लाई फलाना डिमका, इन सब वजह से आपका वैल्यू जो है उसमें चेंजेस आ गए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन हो गया है। होता क्या है डेप्रिसिएशन सर, अगर सोचो आप बाहर के व्यक्ति हो, आप बाहर के व्यक्ति हो, इंडिया आना चाहते हो, तो पहले आप $1 लेके भारत में आते तो 62 रुपए का सामान लेके जाते। पहले आप $1 लेके भारत में आते तो 62 रुपीस का सामान लेके जा रहे होते। अब आप सेम वही डॉलर लेकर आ रहे हो और 64 रुपीस का सामान लेकर जा रहे हो, तो कंपैरेटिवली आप सेम पैसे के अंदर 2 रुपए का एक्स्ट्रा सामान लेकर जा रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप और लेकर जाओगे कि नहीं जाओगे, और लेकर जाओगे कि नहीं जाओगे। तो जब डॉलर सस्ता हो जाता है और जब डॉलर महंगा होता है तो बाहर के लोग भारत के अंदर आते हैं और बोलते हैं सामान दो, यानी कि दे विल इंपोर्ट एंड वी विल एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जब डेप्रिसिएशन होता है तो हमारे यहां पर एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट जो है वो क्या बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, यानी एक्सपोर्ट बिकम चीपर। एक्सपोर्ट सस्ता हो गया, क्यों, क्योंकि हमारी करेंसी की ताकत कम हो गई, तो अब लोगों के लिए उसको खरीदना आसान हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है, आसान है, ओके। अब ये तो हो गया बढ़ना। अब बात करते हैं, ये क्या हो गया, एक सेकंड, ये अलग लिख दिया। ये तो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। इसका दूसरा भाई होता है एप्रिसिएशन। एक तो हो गया डेप्रिसिएशन, कम होना, दूसरा होता है एप्रिसिएशन, मतलब बढ़ जाना। अब बढ़ जाने का तात्पर्य क्या है वो देखिए, $1 इज इक्वल टू 70 से $1 इक्वल टू 68 हो गया। यानी कि ये सामान डॉलर नाम की कमोडिटी, ये कहाँ है डॉलर, वेयर इज डॉलर, हियर इज डॉलर, ये जो था पहले 70 में मिलता था, अब ये 68 में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है सर ये सस्ता हो गया, ये सस्ता हो गया या रोकड़ा महंगा हो गया। या तो सामान सस्ता बोल लो इसको, या फिर ये बोल लो कि हमारी भाषा में रुपीज महंगा हो गया, रुपीज में उछाल आ गया है, रुपी और ताकतवर हो गया है। समझ में आ रही मेरी बात, तो हाँ बोलेंगे, समझ में आ रही मेरी बात, तो हाँ बोलेंगे। क्लियर हो रहा है, आसान है, इजी है। तो इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। वैल्यू बढ़ी है मतलब एक्सचेंज रेट कम हुई है। वैल्यू बढ़ी है मतलब एक्सचेंज रेट क्या हुई है, कम हुई है। समझ में आ गया, तो हाँ बोलेंगे।
बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो हाँ बोलेंगे। चलिए, तो डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स मोर वैल्यूएबल एंड हेंस लेस ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू परचेज द सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए अब कम रुपीस चाहिए होंगे, तो क्या होगा, ऐसा होगा। अच्छा बताओ, पहले आप 62 रुपीज लेकर जाते थे भारत से बाहर, और बाहर से $1 का सामान खरीद के लाते थे। अब आपको सिर्फ 60 रुपए ही लेके जाने हैं। पहले 62 लेकर जाने थे और $1 का पंखा लाते थे। अब आप सिर्फ 60 रुपए लेकर जाओगे और बोलोगे वही $1 का पंखा दे दे। तो कंपैरेटिवली बाहर से सामान लाना सस्ता हो गया ना। कंपैरेटिवली बाहर से सामान लेकर आना हमारे लिए क्या हो गया बालक, हमारे लिए पहले के मुकाबले सस्ता हो गया। और क्योंकि वो हमारे लिए पहले के मुकाबले सस्ता हो गया है, तो हम और मंगाएंगे। तो अगर बाहर से आने वाला सामान सस्ता हो गया है, यानी कि इंपोर्ट्स चीपर हो गए हैं, तो एप्रिसिएशन होने पे हम इंपोर्ट्स को बूस्ट कर देंगे। हम इंपोर्ट्स को क्या कर देंगे, बूस्ट कर देंगे। समझ में आ गई मेरी बात तो हाँ बोलेंगे। क्लियर है एवरीवन, से सुनो, समझ में आ गया, क्लियर है ना। अब तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब सुनना, जो एप्रिसिएशन वर्ड मैंने बोला है ये, या डेप्रिसिएशन वर्ड मैंने बोला है, ये दोनों क्यों हो रहे हैं, because the value changes due to market forces। आपकी जो वैल्यू है वो मार्केट फोर्सेस की वजह से बदल रही है। अब बोलोगे सर मार्केट फोर्सेस मतलब बेसिकली डिमांड है, सप्लाई है, इन चीजों की वजह से बदल रही है। अगर ये किसी और चीज की वजह से बदलती, किसी और मतलब अगर इसको जानबूझ के बदला जाता तो फिर इसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, इसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। मतलब सर ऐसा कब होता है, ऐसा होता है बाला, कभी कभी हमारी सरकार जानबूझ के बाहर से इन्वेस्टमेंट को बुलाने के लिए, इन ऑर्डर टू बूस्ट अप द इन्वेस्टमेंट, हमारी गवर्नमेंट या हमारी आरबीआई जानबूझ के इस वैल्यू को कम कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन। और कभी कभी बाहर के इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए हमारी सरकार या हमारी आरबीआई बहुत ज़्यादा डॉलर जो है बाजार में फेंक देती है, जिससे हमारी रुपीस की वैल्यू अच्छी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन। सो इफ द डिमांड एंड सप्लाई रिजल्टेड इन डिक्रीज और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, तो वो डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन कहलाता है। एंड इफ इंटेंशनली एनी मार्केट फोर्स सच एज द गवर्नमेंट और द आरबीआई फ्लक्चुएट्स द वैल्यू ऑफ द करेंसी, रिवैल्यूएट और डिवैल्यूएट द करेंसी, तो उसको हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन। समझ में आ गया, क्लियर है, इजी है, आसान है ना। तो अगर अपने आप हुआ है तो डेप्रिसिएशन, सरकार ने किया है तो डिवैल्यूएशन, अपने आप हुआ है तो एप्रिसिएशन, किया गया है तो रिवैल्यूएशन। समझ में आ गया, क्लियर है। अब सर ये कौन करता है, मतलब कैसे होता है ये, तो इसके लिए हम बात करते हैं रेट कैसे डिटरमाइन की जाती है। तो बालक 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं जो कि इस रेट को डिटरमाइन करते हैं। कितने प्रकार के बालक, 3 प्रकार के सिस्टम है जो कि इस रेट को डिटरमाइन करते हैं। पहला आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, नाम बता रहा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जहां पर वैल्यू ऑफ रुपीज एंड डॉलर आपस में बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली फिक्स ही रहती है, हमेशा एक जैसी रहेंगी, बदलेंगी नहीं। सो ये बढ़िया सिस्टम है, नहीं ये घटिया सिस्टम है, ये बहुत घटिया सिस्टम है। इसमें डिमांड जो मार्केट सप्लाई है, मार्केट है, डिमांड है, सप्लाई है, इनका तो कुछ रोल ही नहीं आया ना, तो बाजार तो खराब हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्या इंसेंटिव है ट्रेड करने का फिर? अगर बाजार में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है तो इंसेंटिव क्या है? मैं आपको बोलूं आईटीसी का शेयर है, फिक्स रखा हुआ है अपनी जगह पे, यूं आप उसका ट्रेड करोगे क्या? आप कभी नहीं करोगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। इट रेफर्स टू अ सिस्टम वेयर इन द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। हमारी सरकार जो है वो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर रही होती है। हमारी सरकार जो है वो एक्सचेंज रेट को क्या कर रही होती है? डिटरमाइन कर रही होती है। द गवर्नमेंट इज डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट इन इंडिया। समझ में आ गया, क्लियर है। द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम, ये सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया गया भाई? ये सिस्टम इसलिए अडॉप्ट किया गया है ताकि स्टेबिलिटी आए फॉरेन ट्रेड में, कि फॉरेन ट्रेड स्टेबल हो और कैपिटल मूवमेंट स्टेबल हो जाए। क्लियर हो गया। तो ये पर्पस, ये जो ये एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये क्यों रखा गया है? ताकि स्टेबलाइज हो जाए फॉरेन ट्रेड।
कुछ इंसेंटिव नहीं बच, जैसे चल रहा है वैसे ही घसा पीटा चलता रहे, इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होंगे, तो अनइवन बाउंस नहीं आएगा, तो ठीक भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो, जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी को टाई किया जाता है किसी और करेंसी के साथ, मतलब भाई रुपीस को अब डॉलर की भाषा में बोला जाएगा कि $1 इक्वल टू 20, 40, 60, 80 रुपीज, तो उसके हिसाब से मार्केट की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। व्हेन द रुपीज इज टाइड विद डॉलर, भैया सिर्फ इसके हिसाब से बता दो, $8 अच्छा है तो रुपीज भी अच्छा है, $8 खराब है तो रुपीज भी खराब है। ये क्या कहता है, इसको कहते हैं हम पैगिंग। और जब किसी और चीज से, यानी कि गोल्ड, सिल्वर या बुलियन से आप इसको कनेक्ट कर देते हो, मतलब गोल्ड की रेट क्या है इसके हिसाब से आप देखोगे कि भारत ऐसे चल रहा है, सिल्वर की रेट क्या है इसके हिसाब से भारत की वैल्यू को आप जज करोगे, तो वो क्या हो गया, वो कहलाता है पैरिटी वैल्यू। क्या कहलाता है, पैरिटी वैल्यू। सो व्हेन योर करेंसी वैल्यू हैज बीन फिक्स्ड अप विथ सम अदर करेंसी, उसको बोलते हैं पैरिटी, उसको बोलते हैं पैगिंग। और जब ये आपकी करेंसी की वैल्यू फिक्स की जाती है किसी और चीज से, गोल्ड, सिल्वर, बुलियन से, तो उसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। ये बहुत सिंपल है। आपने एक गाय को लिया और इसे खूंटे से बांध दिया, ठीक है, एक गाय को लिया, इसे खूंटे से बांध दिया, तो क्या होगा, ये अपनी जगह के इर्द गिर्द घूम ही नहीं पाएगी, ये फंस गई यहीं पे। तो ये क्या है, ये है आपकी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है जी। दूसरा क्या है, दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहां पर कोई खूंटा ही नहीं है, यहां पर कोई खूंटा ही नहीं है, बस गाय है। तो गाय क्या करेगी, इधर उधर घूमेगी, ज्यादा भी आगे जा सकती है, ज्यादा भी रुक सकती है, आगे भी बढ़ सकती है, पीछे भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो अंडर दिस पर्टिकुलर सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर एक्सचेंज रेट जो है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन किए जा रहे होते हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों मिलकर यहां पर चला रही होती हैं इस चीज को। क्लियर हो गया। यहां पर कोई भी कंट्रोलिंग बॉडी नहीं है। अब जब कोई भी कंट्रोलिंग बॉडी नहीं होगी ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, यानी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, जो कि एक पूरी इकोनॉमी की कंट्री की करेंसी, पूरी इकोनॉमी की करेंसी के लिए बेहतर नहीं है। पूरी इकोनॉमी की करेंसी के लिए क्या है, बेहतर नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो हाँ बोले, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे देख लें। चलिए अब भैया इसमें तो बिल्कुल रोक दिया, इसमें बिल्कुल छोड़ दिया, इसमें बिल्कुल रोक दिया, इसमें बिल्कुल छोड़ दिया। तो अब दोनों का मिक्स देख लेते हैं। दोनों का मिक्स का मतलब छोड़ा भी पर रोका भी नहीं, छोड़ा भी पर रोका भी, मतलब गाय को खोल दिया है, खूंटे से छोड़ दिया है, पर एक दीवार के, एक कमरे के इर्द गिर्द। तो अब गाय जो है वो आगे भाग सकती है कमरे की दीवार तक, पीछे भाग सकती है कमरे की इस दीवार तक, कूद सकती है कमरे की इस दीवार तक, और बैठ सकती है कमरे की इस दीवार तक। यानी कि ये ऐसा सिस्टम है जहां पर करेंसी की वैल्यू को फ्लक्चुएट होने दिया जा रहा होता है, पर अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली, पर अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली। और जैसे ही वो लिमिट पार हो जाती है, जैसे ही वो लिमिट आगे हो जाती है, पीछे हो जाती है, ऊपर हो जाती है, नीचे हो जाती है, उसको वहीं पे रोक दिया जा रहा होता है, उसको वहीं पे रोक दिया जा रहा होता है। और रोकता कौन है, सेंट्रल बैंक, आरबीआई। अब आप पूछोगे सर रोकता कैसे है, तो अपन ने मनी एंड बैंकिंग में एक फंक्शन पढ़ा था, कौन सा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यानी कि हमारे आरबीआई के पास कस्टोडियन है, रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई हैज ऑल द फॉरेन करेंसीज अवेलेबल विथ हिम। उसके बाद पूरी फॉरेन करेंसी की अवेलेबिलिटी है, तो जब चाहे तब थोड़ी बहुत वैल्यू को न्यूट्रलाइज कर सकती है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आसान है, इजी है, आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बट डिमांड ऑफ सप्लाई है, चैप्टर समाप्त हो जाएगा अपना, ठीक है। अब बात करते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप कब, सोचो कब डॉलर मांगोगे, आप कब डॉलर की मांग करोगे, सीधी सी बात है, आप कब डॉलर की मांग करोगे। आप बोलोगे सब डॉलर कब मांग करते हैं, हम क्यों मांगते हैं डॉलर, सर हम डॉलर मांगते हैं जब हमें इंपोर्ट की पेमेंट करनी पड़ती है,
जब हमें इंपोर्ट की पेमेंट करने को, फॉरेन एक्सचेंज कुछ भी हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब रुपीस को छोड़ के सारी अदर करेंसी। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? रादर देन रुपीस हमारे पास जितनी भी करेंसीज अवेलेबल है वो सारी क्या है, वो सारी सर फॉरेन एक्सचेंज की कैटेगरी में आती है। समझ में आ गया ना? तो ईजी है, आसान है ना? ठीक है, देखो तो मैंने आपको बोला कि भैया फॉरेन एक्सचेंज डिमांड क्यों किया जाता है? टू मेक पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स। आपने इंपोर्ट किया, पैसे देने हैं, काउंट हो जाएगा। ठीक है, टू अंडरटेक फॉरेन टूर, आप बाहर गए, टूर पे चले गए, आप टूर पे चले गए तो भैया पैसे खर्च करने को चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसे खर्च करने को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो जब पैसे खर्च करने को चाहिए तो ये काउंट हो जाएगा। फॉर परचेजिंग एसेट इन फॉरेन कंट्री, दूसरी कंट्री के अंदर एक एसेट परचेज करने के लिए आपको चाहिए होता है, बोलो हाँ, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड टू मेक यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर करने के लिए मतलब दूसरे शहर में, दूसरे देश के अंदर सिंगल साइड ट्रांजैक्शन करने, बाहर गिफ्ट भेजना है तो रुपीस के फॉर्मेट में नहीं भेजोगे ना। अगर अमेरिका भेजना है, यूएस भेजना तो कैसे फॉर्मेट में भेजोगे? डॉलर के फॉर्मेट में भेजोगे। जापान भेजना है तो येन के फॉर्मेट में भेजोगे। ठीक है, गुहात भेजना है तो गुहाती दिनार भेजोगे। तो ये क्या है? ये फॉरेन एक्सचेंज की हम कब डिमांड कर रहे होते हैं। और कब डिमांड होते हैं? जब लोगों को सट्टेबाजी करनी होती है कि भाई 60 पे खरीद लेंगे, 62 पे बेच देंगे। डॉलर जब 60 का है तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? खरीद लेंगे। और डॉलर जैसे ही 62 का हुआ क्या करेंगे? बेच देंगे। समझ में आ गया? क्लियर है, आसान है। ठीक है, अब समझो। अगर मैं इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं तो डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम कैसे बनता है। सेम वही डायग्राम जो अपन ने पहले देखा था वैसे ही आपका बनेगा डिमांड का। ये है आपकी रेट, ये है आपकी रेट। ये क्या है? सॉरी, रेट क्या? ये हो गया डिमांड। रेट ऊपर आएगी, डिमांड नीचे आएगा। ये है आपकी डिमांड और ये है आपकी रेट। जैसे ही सस्ता हुआ वैसे ही डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। नेगेटिव रिलेशन। जैसे ही डॉलर सस्ता हुआ वैसे उसकी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई ना। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बोलो। ठीक है, क्लियर है, आसान है, इजी है, बोलो फटाफट बोलो। ठीक है, इजी है, ओके, इजी है, ओके ओके ओके, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कि हम कब मांगते हैं, हम कब मांगते हैं कि भैया हम डॉलर देंगे, आप हमें रुपये दे दो, हम आपको डॉलर दे रहे हैं, ले नहीं रहे, दे रहे हैं। तो भैया कब आती है? कब आती है ऐसे? कैसे? बाहर के लोग डॉलर लेकर आएंगे तो वो यहाँ के क्या मांगेंगे? रुपये मांगेंगे। तो सप्लाई कब होगी? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। हमने एक्सपोर्ट किया, सामान भेजा, तो वो लोग हमें पेमेंट करेंगे। किस फॉर्मेट में करेंगे? रुपीस के फॉर्मेट में कर रहे होंगे। ठीक है जी। जब व्हेन सम फॉरेन कंपनी और इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, बाहर से कोई पैसा हमारे यहाँ लगाने आ गया, बाहर से कोई पैसा हमारे यहाँ लगाने आ गया, तो जब वो पैसा हमारे यहाँ लगाएगा, भारत में लगाएगा, तो क्या होगा? उसको रुपीस में लगाना पड़ेगा ना। तो वो क्या लाएगा? डॉलर लाएगा। तो वो क्या लाएगा? डॉलर लाएगा। और जैसे ही वो डॉलर लाएगा हमारे पास डॉलर आ जाएगा और हम उसको बदले में रुपीस दे देंगे। ठीक है। और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज व्हेन फॉरेनर अंडरटेक टूर इन डोमेस्टिक कंट्री। आपने देखा होगा कि जब बाहर से टूर आता है, बाहर से लोग आते हैं, तो वो डॉलर लेकर आते हैं, बदले में रुपीस लाते हैं। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिसकी ज्यादा सप्लाई उसकी उतनी कम कीमत, जिसकी ज्यादा सप्लाई उतनी उसकी कम कीमत, मतलब उसकी उतनी ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, आसान है। ठीक है, तो अगर मेरे को डॉलर की वैल्यू कम करनी है तो मुझे रुपीस की बढ़ानी पड़ेगी। ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन सप्लाई ऑफ डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। अब जब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रुपीस महंगा होना, रुपीस के नखरे चढ़ जाएंगे ना। डॉलर ज्यादा मिल रहा है तो रुपीस के नखरे चढ़ जाएंगे। इसका मतलब किसी ने समझा कभी क्या होता है? इसका मतलब है जितनी मेहनत करके तुम 72 रुपए कमाते हो, जितनी मेहनत करके तुम 72 रुपए कमाते हो, उतनी मेहनत करके बाहर सिर्फ $1 कमाया जाता है। उतनी मेहनत करके बाहर सिर्फ $1 कमाया जा सकता है। यानी कि ये मानना है कि भारत में रुपीस कमाना, भारत में रुपीस कमाना कंपैरेटिवली क्या है? आसान है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आसान है।
इजी है, बोलो हाँ इजी है ना, बहुत इजी है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझो। अब इसके डायग्राम के बारे में बात करें, बहुत आसान है डायग्राम, तो ये लो सप्लाई का डायग्राम ऐसा, ठीक है, ये सप्लाई है, रेट बढ़ी मतलब वैल्यू कम हुई, सप्लाई बढ़ गई, रेट बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ गई, महंगा हो गया तो लोग देने लग जाएंगे, अरे ले जा महंगा है अभी तो ले जा, महंगा है बेचो, महंगा है तो बेचो, सस्ता है तो खरीद लो, महंगा है तो बेच दो, सस्ता है तो खरीद लो। क्लियर है, आसान है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा, और देखो बड़ा आसान है, लास्ट टॉपिक। ये है हमारा डिमांड dt, ये है हमारी सप्लाई SS, ये है हमारा डिमांड dt, ये है हमारी सप्लाई SS। जहां पर डिमांड और सप्लाई ये दोनों मीट कर रही हैं, वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम। वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। इस कंडीशन को क्या बोलोगे बेटा, इस कंडीशन को बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। मतलब बाजार में बहुत ज्यादा पड़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मान लो ये रेट और ये रेट 1। एक्सेस सप्लाई में क्या होगा, रेट ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट को कम करना पड़ेगा अगर आपको इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है। ठीक है, सप्लाई ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बाजार में अवेलेबल है, बहुत ज्यादा डिमांड में है तो ऑटोमेटिकली वो चीज क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। कहां पहुंचने के लिए, इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए। समझ में आ गया, दिस इज हाउ द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड। क्लियर, इजी है। नाउ गेट टू द लास्ट टॉपिक, आखिरी टॉपिक, अंतिम टॉपिक खत्म हो जाएगी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एट द एंड। बड़ी मेहनत कर ली, सब कर लिया और अब बहुत थक भी गए हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी समाप्त कर रहे हैं। चलिए अंतिम टॉपिक, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब देखो बड़ा सिंपल है, जैसे एक बाजार होता है जहाँ पर सामान बेचा खरीदा जाता है, उसी प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज खरीदने का भी एक बाजार है। पर ये दुनिया के बाकी बाजारों की तरह कोई एक जगह नहीं है, ये सिर्फ एक सिस्टम है। ये क्या है, ये मात्र एक सिस्टम है जहाँ पर करेंसीज बेची और खरीदी जा रही होती है। ये सिर्फ एक क्या है, दिस इज ओनली अ सिस्टम वेर इन ऑल द करेंसीज हैज बीन सोल्ड और परचेज। ठीक है जी। अब क्योंकि ये करेंसीज यहाँ पर बेची और खरीदी जाती हैं, इसलिए करेंसी का क्या हो गया, बाजार हो गया। इट इज अ मार्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज हैज बीन बॉट एंड सोल्ड। लाइक एनी अदर मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ सिस्टम, नॉट अ प्लेस। क्लियर है। और इस मार्केट के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, जैसे स्टॉक मार्केट है, सारी कंपनीज के स्टॉक मिल जाएंगे, उसी प्रकार के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी अमूमन अप्रोक्सीमेटली सारी कंट्री की करेंसीज मिल जाएंगी। यूल फाइंड द करेंसीज ऑफ ऑल द कंट्रीज। क्लियर हो गया, आसान है, इजी है। चलिए, बायर्स कैन बी इंडिविजुअल फर्म्स, ब्रोकर, बैंक्स और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। बायर कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, सरकारें हो सकती हैं, बैंक हो सकता है, कोई और इंस्टीट्यूशन हो सकता है। समझ में आ गया। दो प्रकार के आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं, उनको देख लेंगे बस, फिर समाप्त हो जाएगा। क्या बोला, दो प्रकार के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हैं, बस आप उनको देख लीजिए, उनसे काम आपका समाप्त हो जाएगा। पहला आता है स्पॉट मार्केट। पहला आता है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब कि आज ही सारा का सारा खेल क्या कर लो, खत्म कर लो। आपने ट्रांजेक्शन किया, रुपीज दिया, बदले में आपको डॉलर मिला, काम खत्म हो गया। रुपीज दिया, बदले में डॉलर मिला, काम खत्म हो गया। 100 रुपए की रेट थी, 80 की रेट थी, रुपीज दिया, डॉलर लिया, काम खत्म हो गया। ठीक है। दूसरा आता है फॉरवर्ड मार्केट। अब फॉरवर्ड मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब क्या है कि आज आप ट्रांजैक्शन कर लो, पर आपका सेटलमेंट 2 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा। ऐसा बेसिकली जब भी हम कोई सामान लेते खरीदते हैं तो आज अपन ने रेट तय कर ली कि भैया $1 इक्वल टू 78 रुपीज चल रहा है। तो इस रेट पे और फ्यूचर की डेट पे, इस रेट पे एंड फ्यूचर की डेट, क्या बोला मैंने, टुडेज रेट एंड फ्यूचर डेट, टुडेज रेट एंड फ्यूचर रेट, आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा।
आज की डेट पे, फ्यूचर की डेट पे आपका ट्रांजैक्शन होगा। इसको हेजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेजिंग फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बालक? ठीक है, तो स्पॉट मार्केट मतलब आज ही ट्रांजैक्शन होगा, आज ही क्लोज होगा, सब कुछ खत्म होगा, आज ही की रेट। फॉरवर्ड मार्केट मतलब ट्रांजैक्शन आज होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, आज की रेट लगेगी और डेट भविष्य में जो भी होगी, जिस भी रेट की बात करेंगे चला लेंगे। इससे क्या होता है? इससे कोई खराब नुकसान नहीं होता। मान लो आपने 80 के रुपीस पे डॉलर खरीद लिया और अब 85 हो गया, तो आपको तो भारी पड़ गया ना, कि बोले यार गड़बड़ हो गई, ये तो सामने वाली पार्टी को नुकसान हो गया, तुमको फायदा हो गया। उल्टा भी हो सकता है, 75 हो गया तो आप बोलोगे 75 पे खरीदते ना। तो इसलिए आज की रेट और फ्यूचर की रेट पे हमें ट्रांजैक्शन क्लोज कर देंगे। क्लियर हो गया? चलिए, फंक्शन की जरूरत है नहीं। सो बालको, ये हो गया तुम्हारी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत थक गए हैं भाई, आज बहुत मेहनत की अब तो अब बहुत थक गए हैं बालकों। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। जाने से पहले 2 इंपॉर्टेंट जानकारी। पहला, बेटा आगामी 2 अक्टूबर को हमारा बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो आप सभी को बुलावा है। अगर आप दिल्ली में हो तो 1 PM गालिब ऑडिटोरियम, दिल्ली। ठीक है, आप सभी को आना है, जो आ सकते हैं वो आइए। हम आपसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली में आ रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्स इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, अनलॉक 20 चल रहा है अभी अनअकैडमी पे, यानी कि आपको मिल रहा होगा 20% ऑफ ऑन एनी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन इन अनअकैडमी। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 20% जो है ऑफ मिल रहा होगा। ठीक है, तो फटाफट से जाइए एंड ग्रैब योर सब्सक्रिप्शन राइट नाउ। ठीक है, मिलते हैं बेटा आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं। टिल देन मार्को, कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।